ठीक है। तो अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी है ना? ओके, मतलब लास्ट लेक्चर जो था। तो इसके फैक्टर्स आपके हो गए ये। ठीक है, कैसे यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू दिस, क्या यूज करके, ये यूज करके। ओके, अब मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास एक इक्वेशन है, सॉल्व दिस जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर, तो इसके रूट बताना है। तो सिंपली मैं इसको मॉड जेड से डिवाइड करूंगा। सो दिस इज इक्वल टू जेड बाय मॉड जेड प्लस वन। अरे ये क्या हो रहा है यार, लिखने के बाद वापस कैसे जा रहा है? ठीक है, तो एक्स जेड बाय मॉड जेड को यदि मैं टी लूँ तो इसके रूट आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है? तो जेड सिंपली हो जाएगा मॉड जेड का ओमेगा और मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर। क्या कुछ बात पल्ले पड़ी? Now next question is, let area of the triangle, let area of triangle with vertices z, omega z and z plus omega z is 20. Then find mod z. स्क्रीन तो सही से ठीक है, दिख ही रहा होगा, जिसको नहीं दिखे वही बता देना। ठीक, लेट एरिया, ये ले एरिया लिखा हुआ था ना, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस z ओमेगा z z plus omega z is 20 units, then find mod z एंड निकालो भाई क्या आएगा। सबसे बढ़िया, इनको हम क्या करें, मैंने z लिया, समझना ध्यान से, ये z लिया, z का ओमेगा के साथ मल्टीप्लीकेशन, ओमेगा क्या होता है, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, मतलब z को आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको आपने 2 पाई बाय 3 एंगल रोटेट कर दिया। क्या ये बात पल्ले पड़ी? 2 पाई बाय 3। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा ओमेगा जेड। और दूसरी बात ये रही कि जेड का मॉड और मॉड ओमेगा जेड, इसका मॉड दोनों बराबर होगा, किसके बराबर? यदि इसको देखो तो दिस इज ओमेगा का मॉड जेड का मॉड, ओमेगा का मॉड वन, तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड जेड। तो ये दोनों बराबर है ना? अब जेड प्लस ओमेगा जेड क्या होगा, ये दोनों बराबर है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा जेड प्लस ओमेगा जेड। सो दिस इज 2 पाई बाय 3, टोटल एंगल तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इनसे जो ट्रेंगल बनने वाला है उसका एरिया हमें दे रखा है, तो ट्रेंगल आपका बनेगा ये वाला। कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई? ओके, हाँ, तो ये जो ट्रेंगल बन रहा है आपका, इसकी बात करनी है हमें। तो ये एंगल 60 डिग्री था आपका, है ना? और जेड प्लस ओमेगा जेड का यदि हम मॉड की बात करें तो जेड प्लस ओमेगा जेड, इसको मैं जेड कॉमन लूं तो 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड। अब आप यहाँ समझो तो इसका मॉड भी मॉड जेड की बराबरी आएगा, मतलब ये भी बराबर है उसके। तो ये 60, ये 60, अच्छा, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, और ये इसके बराबर है, मॉड जेड ये भी है, मॉड जेड ये भी है, तो ये भी बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका 60 था, तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस इज, ये साइड कितनी है, मॉड जेड, ये साइड भी कितनी है, मॉड जेड। तो एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज मॉड ऑफ 1/2 साइड मॉड जेड इंटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो कितना एंगल इंक्लूड कर रहा है, 120 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 20, तो आपका मॉड जेड आ गया। समझ में आया नहीं आया?
बोलो भाई। बोलो, कुछ आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। पूजा, सुयश, अनन, यस सर। प्रणव, आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ सर। तो बोलो ना यार, कोई बोलते ही नहीं है। लेट अल्फा इज इक्वल, चैप्टर ज्यादा हो गया क्या? जल्दी खत्म कर दे क्या? हैं? कुछ बोलते ही नहीं हो। अल्फा हमने ये लिया ई पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, ओमेगा लिया ई पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा माइनस अल्फा, ओमेगा माइनस अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट में सो ऑन कब तक, ओमेगा माइनस अल्फा पावर एन माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी हमें। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे जाएंगे? आपको जैसे ही मैंने लिखा ये वाला पैटर्न, ओमेगा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये लिखा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहली बात तो ये जो है अल्फा ई पावर आयोटा 2 पाई बाय एन है, तो ये जो है एक रूट है किसका, nth रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम जानते हैं कि 1 + z + z² अप टू z पावर n माइनस 1 इज z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू z माइनस अल्फा पावर n माइनस 1। अब हमें तो ये निकालना था, तो z की जगह क्या रख दिया, ओमेगा। तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा पावर n माइनस 1, एंड दिस इज ओमेगा माइनस अल्फा से ओमेगा माइनस, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, बस ये निकाल लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि n क्या होगा। आपको बता दिया है कि ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम क्या होता है, 0। तो n क्या है उस पर ये डिपेंड करेगा वैल्यू इसकी। ठीक। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है। अब यहां से इस वैल्यू की यदि हम बात करें, तो n यदि आपका 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3 3 का क्लबिंग हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 0। ठीक। n यदि आपका 3k+1 टाइप हो गया, ध्यान से सुनिएगा, n यदि 3k+1 टाइप हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3k+1 हो गया। अब तो यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, 3k, तो 3 3 के क्लबिंग के साथ सब 0 हो गया, बचा सिर्फ 1। यदि नंबर 3k+2 टाइप का हुआ, तो यहां से यहां तक नंबर कितने हो जाएंगे, 3k, मतलब 3 3 की क्लबिंग, बचेगा क्या, 1 + ओमेगा, एंड 1 + ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा। ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जानते हैं कि अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है ना? तो ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, ए, कुछ ले लिया मैंने, हाँ, a+i b, तो आपको फाइंड करना है अंडर रूट a+, इसका स्क्वायर रूट जेड का, मतलब अंडर रूट a+i b आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई? स्क्वायर रूट मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो कोई बता सकता है कैसे करोगे? मतलब इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है, आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो। बोलो भाई, मतलब आपको ए और बी निकालना है। पूजा, सुयस, नहीं मालूम सर। तो देखो, ये उसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तो समझ में आता है ना?
हाँ सर। ओके, तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैंने ले लिया x प्लस आयोटा y। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या अब ये समझ में आया? तो अब इसके बाद हम क्या हाँ सर। करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अच्छा, और ये ध्यान रखना कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर तो a और b आपके रियल है, और ये जो हमने माना है x और y भी रियल ले लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट आपका जो है वो a के बराबर होना चाहिए, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर। तो आपको निकालना क्या था, x और y। गिवन क्या है, a और b। a और b गिवन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। नाउ पुट x एंड y हियर। तो हो सकता है x से ज्यादा है स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, यहां से ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू एक आ रही तो y दो आ जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं क्या? क्यों भाई, बोलो यार। हाँ सर। चलो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, ये वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। √3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। -1 + 24 आयोटा नहीं भाई, -5 + 24 आयोटा। अच्छा, चलो देखते हैं, रोको इधर। यार वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यार इसको, रुको जरा। 1 मिनट है, लेट मी स्टार्ट दिस। ओके, क्यों भाई, ये तो सब कुछ चला गया यार। लिख देता हूं मैं एक बार और। यदि ऐसा है तो एक रियल पार्ट जो है वो बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि √3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x प्लस आयोटा वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू x² - y² प्लस 2xy आयोटा। हाँ, -2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आयोटा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ से कंपैरिजन मतलब रियल पार्ट इक्वल होगा, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से आपका आ गया xy इज इक्वल टू 2। तो किसी एक इक्वेशन में से y को हमने रख दिया 2/x, तो y² हो जाएगा 4/x² इज इक्वल टू 3। इसके रूट x⁴ - 3x² - 4, इसके रूट्स आ गए x² - 4 और x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना कि x और y तो आपके रियल होते हैं, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो x² को ही 4 होना पड़ेगा।
तो x आपका आ गया 2 एंड -2। यदि x 2 है तो उस समय y कितना हो जाएगा 1, और x यदि -2 है तो y हो जाएगा आपका -1। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो z था, जो उसका स्क्वायर रूट था किसका, 3 + 4 आयोटा का, दैट इज इक्वल टू x + आयोटा y। तो x आपका आ गया 2, उस समय y कितना आया, ये x जब -2 था तो उस समय, एक मिनट, y कितना आया था 1, उस समय y कितना आया -1। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, तो दो स्क्वायर रूट हो गया। Okay, now the last thing of complex number, that is coordinate application। ठीक है, समझना। कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर बता सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, है ना। तो और हमने पहले भी किया है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन को 2D प्लेन में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी सारी कहानियां हैं 2D में, है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ला सकते हैं, और सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कहानी को 2D में ले जा सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल की इक्वेशन तो हमने देखी है, मॉड z - z0 इज इक्वल टू r है। तो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस r है। कुछ याद आ रहा है, हमने बहुत पहले देखा था शुरू में। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो इसमें कुछ भी हो, आपको हमेशा यदि कुछ समझ नहीं आए तो z को आप x + आयोटा y रख दो, रख दिया। तो जो x और y में इक्वेशन आएगी वो आपको लोकस दे देगा 2D प्लेन में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो z = x + आयोटा y रखने से क्या होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ऊपर हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किया, तो यहाँ पर इसके अंदर दो इक्वेशन छुपी हुई है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसके अंदर दो इक्वेशन आएगी, समझ में आ रहा है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो उसको हम कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी से, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ रही है यहाँ से। समझ में आ गया। तो यदि कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन दे रखी है आपको, उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो z को आपको x + आयोटा y लिखना है। ये दिमाग में फंसा लो बस। कुछ कुछ हम एग्जांपल्स देखें अब, जैसे कि आपसे बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ दिस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, z - 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। कोई बता सकता है क्या आएगा, थोड़ा जल्दी करके। क्या आएगा भाई, लोकस क्या आ गया आपका, आ जाना चाहिए अब तक। सर्कल। सर्कल आ गया। और किसी सर का। पैराबोला। तो भाई सर्कल हो गया तो पैराबोला होगा। अलग अलग क्यों आ रहा है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो इसका मॉड हो जाएगा ये। और रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x। मतलब हमने क्या किया, z को x + आयोटा y रखा, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी थी, यहाँ से x² कैंसिल हो गया, तो y² आपका आ गया 4x - 1। सो दिस इज पैराबोला। सो दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ में आ गई बात। तो ये तो हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। और यदि आपसे बोला जाए कि कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
तो बहुत सिंपल है कि जहां भी x लिखा हो दैट कैन बी रिटर्न एज z प्लस उसका कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से को ऐड करूँ तो क्या आता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट, दैट इज 2x आया, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो x को आप इससे रिप्लेस कर दो। सिमिल और साथ ही साथ जहां भी y हो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें, बोलो, y किसके बराबर होगा, z यदि ये है तो z बार ये हो जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो 2x आ गया, तो x क्या हो गया, z प्लस जेड बार बाय 2। y में ध्यान रखना कि z माइनस जेड बार किया तो 2 आयोटा y आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 आयोटा से। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, जैसे आपसे बोला गया है कि ये जो है पैराबोला की इक्वेशन, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में बताओ, तो y जहां भी दिख रहा है हम उसको ये रख देंगे, और जहां भी x दिख रहा है उसको हम ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो वो इक्वेशन आ जाएगी आपकी। पल्ले पड़ा कुछ? हाँ सर। ओके। और कोऑर्डिनेट में इसका एक और एप्लीकेशन की आपसे मैं बोलूं कि ट्रायंगल के वर्टिसेस से आपके z1 z2 z3, z1 मतलब हो गया आपका x1 प्लस आयोटा y1, ये हो गया x2 प्लस आयोटा y2, और ये हो गया x3 प्लस आयोटा y3। क्या इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो मुझे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, वो डिटर्मिनेंट वाला। बिल्कुल डिटर्मिनेंट वाला, 1/2, आगे क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आ, ऐसे हम एरिया में निकाल लेंगे, समझ में आ गया। तो पूरा इसको हम कोऑर्डिनेट में ले जा रहे हैं, मतलब ये पॉइंट यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखो तो z1 इज नथिंग बट x1 कॉमा y1, तो बस वही हो रहा है, ये x2 कॉमा y2, ये x3 कॉमा y3, ऐसा। अब जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला है, सुनना ध्यान से, कि ये जो एरिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बताओ, मतलब z1 z2 z3 के फॉर्म में बताओ, तो क्या करोगे आप बता सकते हो मुझे, बोलो क्या करेंगे। सिंपली x1 को z क्या लिख z सकते बार हैं, बाय। हाँ x1 को लिख सकता हूं मैं z1 प्लस जेड बार बाय 2, y1 कैन बी रिटन एज z1 माइनस z1 बार बाय 2 आयोटा 1, ऐसे ही बाकी आप लिख लो टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें यहां से ये भी आ गया कि Z1, अच्छा इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से और सॉल्व करके आप लिखना चाहो तो दिस कैन बी रिटन एज, ये जो है आपका इस फॉर्म में आ जाएगा कुछ, -1/4 आयोटा z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1। इन डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना है ना, वहां से ये आ जाता है। अच्छा, अब यदि आपसे बोला जाए कि z1 z2 z3 आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन कंडीशन लिख सकते हैं क्या, एरिया, एरिया 0। हाँ एरिया 0, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है ऐसा भी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एरिया से आता है। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए इफ z1 z2 एंड z3 आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन ओके। अब हम आगे बढ़े कोऑर्डिनेट में, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इसकी इक्वेशन बता सकते हो क्या मुझे, बताओ भाई, बोलो सर क्या मतलब सोच सकते हैं कार्टेशियन में मतलब, बताना है क्या? है?
नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई? वैसे पहले तो बेसिक से जाओ। बेसिक का मतलब ये हुआ कि इस पर हम जो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लिया मान लो P, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लिया, तो वो पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो पॉइंट जब भी इस पे मूव कर रहा तो ये हमें दिख रहा है कि वेक्टर AB और वेक्टर AP क्या दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे क्या? सो AP वेक्टर्स कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ AB वेक्टर। तो AP वेक्टर P का पोजीशन Z, A का पोजीशन वेक्टर Z1, AB का B का पोजीशन वेक्टर Z2 माइनस A का पोजीशन वेक्टर Z1। तो एक तो ये फॉर्म हो गया, पहला फॉर्म। ठीक। दूसरी कहानी आपको थोड़ा याद हो, कहां से? वेक्टर 3D से। यदि इसको हम वेक्टर में ट्रीट करें तो इस पर कोई भी एक लाइन, उसका पोजीशन वेक्टर मान लो पॉइंट Z, कोई पॉइंट P ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया Z। ठीक है, तो Z कैन बी रिटर्न एज, इन दो में से एक पॉइंट कोई भी ले लो, मान लो Z1 ले लिया, प्लस लेमडा वेयर लेमडा इज रियल। इस लाइन की डायरेक्शन पता है कि आपको AB वेक्टर, दैट इज Z2 Z2 माइनस Z। minus Z1. हाँ, तो इस समझने का अलग अलग तरीका, बाकी दोनों है एक ही चीज है ना, ये भी समझ में आना चाहिए। बोलो, तो दूसरा फॉर्म हो गया। और क्या कर सकते हैं कि Z, Z1 और Z2 आपके कोलिनियर वेक्टर्स है, तो Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 एक क्या प्योरली रियल नंबर होगा क्या? पहले तो ये बताओ। हाँ, होगा ना, हाँ. क्योंकि दो वेक्टर यदि कोलिनियर्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो रोटेशन से मैं देख सकता हूँ 0 डिग्री होगा, या फिर ऐसा यदि इस डायरेक्शन में हो गया तो पाई भी हो सकती है, कोई जेड इधर आ गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उनके बीच का एंगल मतलब जेड माइनस जेड 1 अपॉन में Z2 माइनस Z1, तो कोलिनियर वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल है तो 0 होगा या पाई होगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 और पाई। ये तो ये थर्ड फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का, सुनते जाना है। अब यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि यदि ये प्योरली रियल है तो Z माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1 शुड बी, और ये इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि प्योरली रियल है। तो ये फॉर्म नंबर 4। समझ आई बात या नहीं आई? एक और फॉर्म लिख सकते हैं हम, कौन सा फॉर्म? कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 और जो Z है ये तीनों कोलिनियर वेक्टर्स है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि Z बार 1, Z1 Z1 बार सॉरी Z2 बार 1, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 0। तो ये आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना, वन बाय वन हम देखते चले गए। यहाँ सिर्फ Z2, यहाँ Z2 का बार, इधर सिर्फ 1। ठीक। तो अब इसको कुछ हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ ज्यादा यूज करते हैं वहां इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Z माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू, यहाँ से Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z। ओके, इसको हम सॉल्व करें थोड़ा। तो Z के साथ चला गया इधर, यार ये हट क्यों जाता है? Z के साथ चला गया Z2 बार माइनस Z1 बार, और ऐसे ही Z1 के साथ, है ना। तो Z के साथ आ गया Z2 बार माइनस Z1 बार। ओके, ऐसे ही Z बार के साथ आ जाएगा क्या? Z2 माइनस Z1। ठीक।
कांस्टेंट आ जाएगा इधर से प्लस Z1 तो मॉड Z1 का स्क्वायर, या हम लिखे डायरेक्ट तो Z1 के साथ Z2 बार माइनस Z1, और इधर आ जाएगा हाँ इधर आ जाएगा Z1 बार के साथ Z2 माइनस Z1। क्या सबको समझ में आया ये? बोलो। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये बताओ पहले तो। समझ रहा है सर। समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यदि मैं लूं तो क्या होगा? z का कॉन्जुगेट और इस पूरे का कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ, क्या ये बात समझ में आई? पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि माइनस साइन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा Z2 बार माइनस Z1 बार, और साथ ही क्या था, z था। इसको आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा पूरा, इधर हो जाएगा Z2 माइनस Z1, और इधर क्या था, साइन माइनस था ना, तो माइनस के साथ आयोटा के साथ क्या आ गया, अच्छा ये माइनस Z1 बार है तो इधर प्लस साइन के साथ जाएगा, और Z1 बार Z2 माइनस Z1। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, मैं बोल दूं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के है, क्या ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है क्या? बोलो, मतलब माइनस साइन को इंक्लूड करके। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, इस पूरे का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z2 बार का Z2, Z1 बार का फिर उसका कॉन्जुगेट तो Z1। समझ में आई बात सभी को? तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ए बोला, तो ये माइनस साइन के साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, सॉरी ये नहीं, ये वाला Z1 बार को हटा के, क्या ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है क्या? बोलो भाई। ऐसे ही यहाँ भी इसका कॉन्जुगेट ये लिखा है, तो कॉन्जुगेट का डिफरेंस क्या देगा आपको, आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट, और बाहर आयोटा है, तो आयोटा मिलके उसको पूरे को क्या बना देगा, प्योरली रियल। तो अब इसको हमने ए लिया, तो ये हो जाएगा आपका ए जेड प्लस, ये क्या हो जाएगा, ए बार जेड, जेड बार, सॉरी। तो एक काम करो, ए इसको लो, तो ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ, ए बार ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऐसी बनानी, यहाँ पर क्या था, जेड बार था। अब ये अभी बताया कि प्योरली रियल नंबर, तो उसको हमने कुछ प्योरली रियल नंबर ये मान लिया। समझ में आई बात? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ए बार जेड प्लस ए जेड बार। ठीक, so this is the standard form of a straight line। यहाँ पर ध्यान रखना कि b जो है एक रियल नंबर है, a आपका कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट, ओके। अब मुझे इसमें कोई a के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है, a वेक्टर क्या होगा आपका? a जो है आपने क्या लिया है, माइनस आयोटा
Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 क्या था, Z1 इस पे पॉइंट लिया, Z2 ये पॉइंट लिया, इसको मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस वेक्टर को आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। सो A इज नथिंग अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। क्या सबको समझ आया? माइनस आयोटा Z2 माइनस Z2 माइनस Z1 ये है, आयोटा से मल्टीप्लाई करें मतलब आयोटा क्या होता है, ई पावर आयोटा पाई बाय 2, माइनस हो गया तो ई पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 एंगल से आपने इसको रोटेट किया। तो आपसे स्ट्रेट लाइन बोली गई है, आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर बताओ जो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो हम क्या बोल देंगे, सीधा ए वेक्टर। यदि मैग्नीट्यूड पूछे तो ए वेक्टर अपॉन में मॉड है, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्यों भाई, बात पल्ला पड़ी कि नहीं पड़ी? अब ये लाइन आ गया तो इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, सारी कहानियां जैसे पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से डालना है। सुनना ध्यान से, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको गिवन लाइन है ए बार जेड प्लस ए जेड बार इज इक्वल टू बी, ये लाइन आपको गिवन है, मतलब ए वेक्टर दे रखा है और बी रियल नंबर दे रखा है, कोई पॉइंट है जेड नॉट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अब मुझे कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। परपेंडिकुलर डालेंगे उससे और उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब तो यदि इस फॉर्म में आए ना, तो पहले तो ये ट्राई करना कि z को मैं क्या रख दूं, x प्लस आयोटा y, तो आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में बन जाएगी। तो क्या पूरी कहानी खत्म हो जाएगी क्या फिर, है ना? एक तो ये तरीका है। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही निकालना है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम जानते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो। इस लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर एक हम जानते हैं क्या? यार बोलो यार, जानते हैं ना, ए वेक्टर अभी तो बताया कि जेड वार का जो कोफिशिएंट है ए, ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके अलावा। तो मान लो ये हमने कोई पॉइंट ले लिया एन, तो एन और ये ले लिया पी, तो पी एन वेक्टर जो है इसके पैरेलल हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो पी से पास होने वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, दैट कैन बी रिटन एज जेड नॉट प्लस लैम्डा ए वेक्टर। ऐसे कैसे, कि भाई एक पॉइंट दे रखा है और उसकी डायरेक्शन दे रखी है लाइन के अलॉन्ग, तो लाइन आ गई। बात समझ में आ गई? अब फॉर पर्टिकुलर एन पॉइंट्स, फॉर एन जेड नॉट इज इक्वल्स टू लेमडा, ये जो है किसको सेटिस्फाई करेगा, गिवन स्ट्रेट लाइन को। एन पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे भी आ रहा है, तो वहां से आप रिलेशन फिर निकाल सकते हो ना। इमेज की बात करें तो एन निकल गया तो आपका इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे यार, फिर ऐसे में ना मजा नहीं आता। गिनती के तो है तो उसमें भी नहीं बोलते हो। आ गया सर समझ में। ओके, तो फिर अगली कहानी है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन की हमने बात कर ली। सबसे पहले तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये हम बात कर चुके हैं। ये क्या बोलता है कि जेड की जेड नॉट से डिस्टेंस, ये मान लो कोई जेड नॉट है, उससे हमेशा बराबर है, किसके बराबर है, आर के बराबर। सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। यदि अब इसको आप
कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। ये सर्कल कैसे है, z को x प्लस आयोटा y रखो, z नॉट आपको गिवन है, मान लो x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, तो मॉड निकाल लो, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग कर दो। तो ए, ये आपको बताया गया क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस, दो बार लिख दो जेड जेड नॉट, माइनस है तो माइनस के साथ, एक बार जेड का कॉन्जुगेट लिया तो एक बार जेड नॉट का ले लो, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अच्छा, जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज जेड इंटू जेड बार, जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज जेड इंटू जेड बार, ओके, माइनस ये लिखा हुआ है जेड के साथ जेड नॉट का कॉन्जुगेट और जेड के कॉन्जुगेट के साथ जेड नॉट, ये लिखा हुआ है मॉड जेड नॉट का स्क्वायर, ना। मॉड जेड नॉट का स्क्वायर कैन बी रिटन एज जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, और ये आर स्क्वायर को इधर ले आओ, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने यहां पर भी वही कुछ किया, इस पूरे को मैं कोई वेक्टर लू, माइनस इसको मैंने कोई वेक्टर लिया ए, तो इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है ए बार, तो ये इक्वेशन हो गई जेड जेड बार प्लस ये ए लिया था तो ये उसका कॉन्जुगेट ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस, इसको ऐसे रहने दो। अच्छा नहीं, ये भी कर सकते हैं ना कि जेड, ये एक रियल नंबर, ये एक रियल, तो दो रियल नंबर का डिफरेंस, एक रियल नंबर आ गया, तो दैट कैन बी रिटन एज अ रियल नंबर, दैट इज बी। सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपसे सेंटर पूछा जाए तो इसके लिए सेंटर क्या था, जेड नॉट, जेड नॉट इज नथिंग बट माइनस है, तो ये आपका हो गया सेंटर। रेडियस की हम बात करें तो यहां से कंपैरिजन पे रेडियस आपकी आ जाएगी अंडर रूट मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, तो सेंटर आ गया। मतलब इस फॉर्म में यदि इक्वेशन दे रखी है तो रेडियस और सेंटर हम ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, मॉड जेड नॉट, यदि मॉड जेड नॉट तो हमें पता है ना, मॉड जेड नॉट किसके बराबर है भाई, जेड नॉट माइनस ए के बराबर है, तो इसको हम ए के टर्म्स में लिखेंगे, तो मॉड जेड इज मॉड ए, तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी। Okay, for this question find radius and center. First of all find the locus, कौन सा locus है, और locus यदि आ जाए तो उसके लिए center निकालो, निकालो आंसर बताओ। क्या आया भाई,
बोलो यार, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा तो भी आंसर नहीं आ रहा ना। 2 से डिवाइड करे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। तो 2 माइनस आयोटा जेड, इधर हो जाएगा 2 प्लस आयोटा जेड बार माइनस हाफ। ना, सेंटर किसको बोलते थे हम? जेड बार का जो कोफिशिएंट है इसको ए लेते थे, तो ये ए बार लिखा हुआ है। तो यदि हम देखें तो इसका जो सेंटर होगा वो माइनस ए होगा, दैट इज -2 माइनस आयोटा। और रेडियस की बात करें तो मॉड ए का स्क्वायर कितना हो गया? 5 माइनस माइनस और माइनस प्लस हाफ, तो ये हो गया √11/2। एक बार देख लो। अब स्ट्रेट लाइन, इसके सर्कल के अलग अलग फॉर्म। ये ए बी उसके डायमेट्रिक एंड लिए मैंने, पॉइंट इस पे जेड लिया। ठीक है, तो पहला फॉर्म सेंटर क्या आ जाएगा दोनों का मिड पॉइंट, तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस क्या होगा? ए बी का हाफ, ये आ गया। दूसरा पाइथागोरस से पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो वही लगा दिया। तीसरा, ये एंगल पी ए पी वेक्टर और बीपी वेक्टर कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज π/2 और -π/2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। मान लो इधर क्लॉकवाइज है तो इधर भी तो आएगा z आपका, तो उस समय एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू आर्ग्यूमेंट यदि उसका π/2 -π/2 है तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। और यदि प्योरली इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम कितना होगा? 0। ओके, किसी को अच्छा शीट हो नहीं पाया है ना? अब आप शीट ना पूरा लगा सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्लास तक, जब भी हमारी अगले वीक में क्लास लगेगी, एक ना एक क्लास लगी लगाई जाएगी, है ना? तो उसमें आपको पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा एक्सरसाइज 1 2। तो करना चालू कर दो जैसे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, अब एक जो टॉपिक बचा है वो आज मजा नहीं आएगा बताने में। मैं बता तो दूंगा पर आप लोगों को समझ समझ नहीं आएगा, है ना? समझ में इसलिए कि दिक्कत होगी, बहुत कुछ आज हमने देख लिया। वैसे कुछ पूछना है, कुछ ऐसा टॉपिक इसमें जो समझ नहीं आया हो तो यस, यू कैन। बोलो भाई, किसी कुछ पूछना है? अनन्य प्रणव, यस सर। कुछ डाउट है क्या इसमें जितना हमने पढ़ा उसमें, या क्लियर है सब कुछ? नो सर। ओके। पूजा, क्लियर है सर। नो सर। सुयस भाई? नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया, ठीक है। वो सुयस, तुम्हारी शीट हुई है या नहीं हुई है? शीट में कुछ किया है? सेक्शन ए सर और बी शीट का ही नहीं बोला है था। मेरे पास। अच्छा, शीट ही नहीं है। अच्छा, पूजा? यस सर। शीट को देखा है खोल के? मैंने मोबाइल में देखा है, वो रिज्यू सर ऐप पे, घर पे नहीं है, शीट नहीं मिली। अच्छा ठीक है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड करता हूँ। ओके, तो कल थोड़ा और पोर्शन बच गया है ना, बाकी हो गया है आपका। कल क्लास है ना अपनी? नहीं है कल क्लास? है है वैसे, सर। हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। तो ट्राई करना आज यार, जितना हो जाए उतना हम डिस्कस कर लेंगे कल। कम से कम एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी डी है ना, 4 पार्ट है, तो वो चारों पार्ट एक बार ट्राई करो, यदि हो जाए तो। कल कल तक जितना भी होगा उतना हम डिस्कस कर लेंगे, वरना उसी में से क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 15-20 मिनट का, जो भी टाइम बच गया है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1
जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो जितने भी हो जाए उतने हम कल के कल डिस्कस कर लेंगे। ये जो टॉपिक है वो 10-15 मिनट का है ना, तो इसको पढ़ के फिर पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके भाई, तो पहले मैं छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना कि टाइम यूटिलाइज करें, ऐसा नहीं कि मतलब एक सेक्शन ए में 2-4 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो इतने टाइम में। 2-4 क्या, अच्छे खासे लग जाएंगे, 2-2 मिनट के क्वेश्चन होंगे वो, 1-1 मिनट के। ओके, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं देना, बाकी फिर में हम डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, या किसी कोई पूरा टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हो आप। ठीक है भाई।